नमस्कार, मैं मणि सर। साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मृदा संसाधन। ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। अब इस मृदा संसाधन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर। तो आज जो मृदा के बारे में जानकारी लेनी है वो भारत के संदर्भ में है, लेकिन उसके पहले मृदा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उस पे हम चर्चा कर दें। ध्यान आपका आकर्षित करने का प्रयास करें कि मृदा से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, होता क्या है, सामान्यतः विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक भी टॉपिक है तो उस टॉपिक में कितने सारे प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों पर एक बार एक दृष्टि देने की आवश्यकता है। तो आज का जो संदर्भ है वो मृदा पर है। अब देखते हैं कि मृदा को कैसे कैसे अध्ययन किया जाए। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मृदा क्या है, मृदा के पदार्थ कौन कौन से हैं, मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, मृदा के पोषक तत्व क्या है, कौन प्रधान पोषक तत्व है, कौन गौण पोषक तत्व है, इसके संदर्भ प्रश्न आते हैं। मृदा का पीएच मान क्या है। सामान्यतः विद्यार्थी पीएच मान रटा हुआ 6 से 7.4। तो इस लेकिन हमें समझना है कि पीएच मान है क्या, मृदा की पॉस्का प्रोफाइल क्या है, मृदा का पेन लेयर क्या है, मृदा का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, मृदा की समस्याएं कौन कौन सी है और मृदा के संरक्षण के क्या उपाय है। तो इस तरह से जब हम मृदा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप निकल करके आएंगे। अब देखते हैं कि कैसे प्रश्न है। देखिए, मृदा विश्व के सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में मृदा भी एक सर्व प्रमुख संसाधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं, है ना। वो सभी तत्व संसाधन के रूप में है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तो मृदा भी हमारे लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। इसके अभाव में अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मृदा क्या है, धातल के ढीले ढाले, धातल के ऊपर पाए जाने वाले ढीले ढाले पदार्थ को हम मृदा कहते हैं। ठीक है। अब इस मृदा का निर्माण बहुत सारे तत्वों से मिलके बना है, जिसमें पैराक्सीन्स है, काओलिन है, एम्फीबोल्स है, तो तमाम एलिमेंट्स हैं। अब इनमें भी मृदा में कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। अब जैसे अगर मृदा के महत्वपूर्ण पदार्थ हैं तो इन पदार्थ में क्या है, सबसे अधिक क्या है, खनिज। खनिज कितना परसेंट, 40 से 45%। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और क्या है, मृदा वायु। मृदा वायु, मृदा वायु कितनी है, 25%। मृदा जल, मृदा जल कितना है, 25%। और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो है आपका 5 से 10%। ये आपको याद करने की आवश्यकता है। इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। पूछा गया मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा कितनी है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है, मृदा में जल की मात्रा कितनी है। तो जितने मात्रा है ये सब आप याद किए रहिए, इससे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। अब आता है मृदा के तत्व। तो मृदा में जो तत्व है, अब सबसे भी मृदा में कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा, सोडियम। अब इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मृदा में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है डिसेंडिंग लाइन में। जैसे ऑक्सीजन सबसे अधिक है 46%, 46 पॉइंट समथिंग है। सिलिकॉन 27 पॉइंट समथिंग है। एल्युमिनियम जो है 8 पॉइंट समथिंग है। लोहा 5 है। सोडियम 3% है। अब हमें इनमें देखना है कि अगर क्रम पूछे तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगर ये पूछ सकता है ऐसे ही एकल रूप में कि मृदा में लौह तत्व की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, तो मृदा में लौह तत्व की मात्रा कितनी परसेंट है, 5%। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो ये अगर ये पूछता है कि मृदा में कौन सा तत्व सबसे अधिक, तो ऑक्सीजन। ठीक है। मृदा में सोडियम की मात्रा कितनी है, 3%। तो हमें इसको भी ध्यान देने की
आवश्यकता है। यहां से भी प्रश्न आपके क्या है पूछे जाते हैं। अब जैसे आता है मृदा के पोषक तत्व। देखिए मृदा में पोषक तत्व जो है दो प्रकार के हैं। पहला प्रधान पोषक तत्व। प्रधान पोषक तत्व अब इसमें कौन कौन से हैं? इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस। ठीक। और गौण पोषक तत्व कौन से हैं? गौण पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व में कौन है? लोहा है, मैग्नीज, जिंक, टिन है, बोरान आदि। अब हमको ये ध्यान देना है यही तत्व मिल करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और हमारे खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाते हैं। ये प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल एलिमेंट्स है। इनकी सबलता और दुर्बलता मिट्टी की उर्वरा क्षमता को प्रदर्शित करती है। अब जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटास है, फास्फोरस है। एक हल्का सा प्रश्न आ गया कि मृदा का कौन सा प्रधान पोषक तत्व है या नहीं है। तो है और नहीं है इसका आंसर तभी आप जान पाएंगे जब प्रधान पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व में आप अंतर या भेद कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम, पोटास है, फास्फोरस है, लोहा नहीं है, ये गौण पोषक तत्व। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है मृदा का कौन सा प्रधान पोषक तत्व है? लोहा, मैग्नीज, जिंक, नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो कैल्शियम प्रधान पोषक तत्व है। तो हमको इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सा प्रधान पोषक तत्व है और कौन सा गौण पोषक तत्व है। ठीक है। अब पोषक तत्व आप हो गया। अब आता है मृदा का पीएच मान। पीएच मान अब ऐसे तो सामान्यतः 6 से 7.4 ये है क्या? देखिए मृदा में जब पीएच मान की बात आती है तो ऐसे समझा जाए मृदा में कुछ विद्युत आवेशित कण होते हैं। इन विद्युत आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। ठीक है। और जो आयन होते हैं वो दो तरह से, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक जो आयन होते हैं उसे हम कैसन कहते हैं। अधिक कैसन युक्त मिट्टी कम कैसन युक्त मिट्टी को डिस्प्लेस कर देती है, विस्थापित कर देती है और इससे मिट्टी की हाइड्रोजन आयन के आधार पर हम मृदा का पीएच मान जो है निकालते हैं। अब यहाँ देखिए कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वो कैसी होती है? न पूर्णतः अम्लीय होती है और न पूर्णतः क्षारीय होती है। मिट्टी जो है कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय होती है। जैसे हमारा ब्लड है शरीर का, ये पूर्णतः क्षारीय नहीं है और न पूर्णतः अम्लीय है, कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय है। ऐसे ही मिट्टी भी कुछ जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय होती है। 6 से कम पीएच मान की मिट्टी अम्लीय होती है, 7 से अधिक पीएच मान की मिट्टी क्षारीय होती है और 6 और 7 के बीच की जो मिट्टी होती है वो कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय होती है, जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता में मिट्टी की उर्वरा क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो उपजाऊ मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है? 6 से 7.4। ये हाइड्रोजन आयन के आधार पर ज्ञात किया जाता है, इसको पीएच मान कहते हैं। तो अब क्या कहा मैंने कि मृदा में कुछ विद्युत आवेशित कण होते हैं जिसे हम आयन कहते हैं। आयन जो होता है दो तरह से होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक आयन मिट्टी, जो धनात्मक आयन वाली मिट्टी मृदा होती है उसे हम कैसन कहते हैं। अधिक कैसन युक्त मिट्टी कम कैसन मिट्टी को डिस्प्लेस कर देती है, इससे मृदा की क्षारीयता और अम्लीयता का पता चलता है। इसे हम हाइड्रोजन आयन के आधार पर ज्ञात करते हैं और ये मिट्टी का पीएच मान कराता है। जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय होती है, इसलिए इसका पीएच मान 6 से 7.4 रखा गया। अब इसके बाद आता है कि अब आता है आपका मृदा
क्या कहते हैं मृदा की पार्श्विका या सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो मृदा की पार्श्विका 4 वर्गों में है, ए, बी, सी और डी। ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और डी स्तर। जो ए स्तर की मृदा होती है, ये मृदा वहां पे पाई जाती है, कहां पर, जहां पर उष्ण आर्द्र वातावरण रहता है, मतलब उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होते हैं। जैसे विषुवरेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती, तापमान उच्च होता है, तो यहाँ पर ए स्तर की मृदा पाई जाती है। यद्यपि इस मृदा में बायोडायवर्सिटी अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण मृदा की अपक्षालन अधिक होने से मिट्टी के जो पोषक तत्व होते, जैविक पदार्थ होते हैं, वो अपरदित होकर के बह जाते हैं और ककड़ीली पथरीली मिट्टी रहती है। इसलिए ए स्तर की मृदा जो है बहुत उपजाऊ नहीं हो पाती, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लोहा सिलिकॉन जैसे तत्व अधिक पाए जाते हैं। ये बागायती कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरा है बी स्तर की मृदा। बी स्तर की मृदा सामान्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा सामान्य हो या उससे कम हो। ठीक है, तो सामान्य वर्षा, सामान्य टेम्परेचर वाले क्षेत्र होते हैं। मिट्टी का ऊपरी स्तर एक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जैविक पदार्थ धीरे धीरे उसमें पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे से कैपिलरी एक्शन प्रक्रिया के द्वारा रंध्रों के माध्यम से चूना या कैल्शियम ऊपरी सतह पे आ जाता है और मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है अधिक उपजाऊ हो जाता है, जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। इसलिए बी स्तर की मृदा जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ये जो बी स्तर की मृदा है, ये मुख्यतः मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अधिक पाई जाती है और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और अर्ध शुष्क जलवायु। तो अब बी स्तर की मृदा पे 3-4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। बी स्तर की मृदा, पहला कि कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, बी स्तर की मृदा। बी स्तर की मृदा किस जलवायु में पाते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु में। बी स्तर की मृदा किस अक्षांशों के सहारे पाई जाती है, मध्य अक्षांशीय भागों के सहारे बी स्तर की मृदा पाई जाती है, तो बी स्तर की। अब ये सी स्तर की मृदा, ये मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है, कठोर शीत जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ऊपरी लेयर में जैविक पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं और ये मिट्टी बहुत ही अनुपजाऊ होती है। और जो डी स्तर की है, ये कठोर चट्टानें होती हैं, इसमें जैविक तत्वों की मात्रा नगण्य होती है और ये भी अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो कहने का मतलब है कि मृदा के 4 स्तर है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बी स्तर की मृदा। प्राय इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि बी स्तर की मृदा अर्ध शुष्क जलवायु वाले मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और ये अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में देखा जाता है। इसका ऊपरी लेयर, एक चीज कॉन्सेप्ट रूप में आप जान लीजिए, मृदा का जो ऊपरी लेयर है जितना दीर्घ काल तक सुरक्षित रहेगा, उस क्षेत्र में मृदा उतना ही अधिक उपजाऊ होगी, मिट्टी उतनी उर्वरशील होगी। और अगर मृदा का ऊपरी लेयर सुरक्षित नहीं है, वायु के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अगर मृदा का ऊपरी लेयर डिस्प्लेस हो जाता है, तो फिर मिट्टी वो उपजाऊ नहीं हो पाती है। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ऊपरी लेयर हमेशा सुरक्षित रहता है, धीरे धीरे ही जैविक पदार्थ बढ़ते हैं, इसलिए उसमें मिट्टी में उर्वरक क्षमता अधिक पाई जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने मृदा के बारे में कि मृदा क्या है, धातल के ढीले ढाले पदार्थ को मृदा कहते हैं। मृदा का पीएच, मृदा का पदार्थ कौन सा है, तो मृदा में पाए जाने वाले पदार्थ मुख्यतः आपका खनिज है 40 से 45%, मृदा जल है 25%, मृदा वायु है 25% और कार्बनिक पदार्थ 5 से 10%। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मृदा के जो पोषक, मृदा के जो तत्व हैं, तो क्रम से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और सोडियम। ऑक्सीजन 46% से अधिक है, सिलिकॉन 27% से अधिक है, एल्युमिनियम 8% से अधिक है, लोहा 5% है, सोडियम 3.2% के नियर अबाउट है। तो कहने का मतलब है कि मृदा में पाए जाने वाले तत्व, उनकी मात्रा, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा हम आपको बताएं कि मिट्टी का पीएच मान क्या है, तो मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7.4 है। जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है वो कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय होती है।
है। 6 से कम पीएच मान की मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है। 7 से अधिक पीएच मान की मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है। तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, मध्य की मिट्टी होती है, ना पूर्णतः अम्लीय होती है और ना पूर्णतः क्षारीय होती है। तो इसको हाइड्रोजन आयन के आधार पर ज्ञात किया था। तो हमें इसको भी जानने की क्या है, आवश्यकता है। अब विषय आता है मृदा का जो है पार्श्विका। तो मृदा के 4 स्तर है, ए बी सी और डी। ए स्तर की मृदा जो उष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनीफॉल होता है। बी स्तर की मृदा वहां पाई जाती है जहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु होती है, सामान्य या उससे कम वर्षा, सामान्य तापमान होते मध्यक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और तीसरा जो है, मगर मिट्टी का एक आता है पैन लेयर। पैन लेयर क्या है, तो मृदा के अभेद स्तर को पैन लेयर कहा जाता है। मतलब जो मिट्टी जिसमें जल का रिसाव न हो पावे वो पैन लेयर है। जैसे टीका मिट्टी जो कणहीन होता है, कण पाए ही नहीं जाते हैं या बहुत माइन्यूट होते हैं, है ना, तो ये पैन लेयर के रूप में। तो एक क्ले पैन है। अब पैन लेयर भी 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड पैन, एक क्ले पैन। कठोर चट्टानी जो मृदा होती है जहाँ जल का रिसाव नहीं हो पाता वो हार्ड पैन के रूप में होता है। जो कमजोर चीका मिट्टी, सिल्का है, चीका मिट्टी जो होती है वो क्ले पैन होता है। तो अभी तक आपने मृदा की एक संक्षिप्त जानकारी लिया। अब यहाँ पर आता है कि आगे अब यहाँ पर आता है कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले है जलवायु, चट्टानों की संरचना, वनस्पति, भूमि का ढाल। ये सभी कारक हैं जिससे मिट्टी प्रभावित होती है। मिट्टी के निर्माण में इसकी भूमिका अधिक होती है। लेकिन अगर ऑल ओवर मृदा को प्रभावित करता है जलवायु, हाँ, चट्टानों की संरचना ये भी, वनस्पति ये भी, भूमि का ढाल ये भी। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मृदा को प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारक कौन सा है, तो सर्व प्रमुख कारक आपका हो जाएगा जलवायु, है ना। विश्व में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में भी मिट्टी की विविधता पाई जाती है। एक समान मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती है। तो उसमें बहुत से कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है क्या, जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है मृदा को सबसे अधिक प्रभावित करता। अब जैसे मान लीजिए जहां पर उष्ण आर्द्र जलवायु वाला है वहां लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। जहां पर शुष्क जलवायु है वहां मरुस्थली है, मृदा की प्रधानता है। ठीक है, तो मृदा को सबसे अधिक प्रभावित जो करता है वो जलवायु है। अब जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पति होगी, जैसी वनस्पति होगी वैसे मैदान में पाए जाने जैविक पदार्थ होंगे। चट्टानों की संरचना है। अब जहां पर जैसी चट्टानें होंगी, जैसे हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो पठारी भाग है, और वहां पर अग्नेय शैलों की प्रधानता रही है। उनके चट्टानों चूर्ण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, कहीं ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, लावा से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। भारत के उत्तर भारत के गंगा मैदान में नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र हैं और अधिक वर्षा वाले ढालयुक्त भूमि वाले क्षेत्र हैं वहां लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। तो मृदा के निर्माण में सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जलवायु, चट्टान, वनस्पति और भूमि का ढाल, है ना। लेकिन इसमें भी सबसे अधिक जो अगर पूछा है तो वह क्या है आपका जलवायु। इस पे भी ध्यान देने की आपको क्या है, आवश्यकता है। अब आता है भारत में मृदा का वर्गीकरण। तो कृषि अनुसंधान परिषद ने, कृषि अनुसंधान परिषद
ने 8 वर्गों में बांटा है। भारतीय मृदा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितने वर्गों में बांटा है? 8। अब कुछ महत्वपूर्ण मृदा की चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे अगर विस्तार क्रम देखा जाए, विस्तार क्रम, तो सबसे पहले जलोढ़, फिर इसके बाद लाल, फिर इसके बाद आपका काली, फिर इसके बाद लेट राइट। सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। ये लगभग आपके 43% भूभाग पर है। लाल 18% है, काली मिट्टी 15% समथिंग है, और लेटराइट मिट्टी उससे काफी कम है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार जो है जलोढ़। एक प्रश्न ऐसे आ जाएगा, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम है। कभी कभी बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं, वो जलोढ़ के बाद काई लगा देते हैं, कहीं लिखा होगा, कहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले जलोढ़, इसके बाद लाल, काली, लेटराइट है, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, डेल्टाई मृदा, ऐसे मिट्टी के कई तरह, दलदली मिट्टी, पीट मृदा है, पर्वतीय मिट्टी, तो मिट्टी के कई रूप हैं। ठीक, अब यहां पर हमें देखना है कि अब यहां देखना है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, देखिए यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। भारत में विस्तार इसका 43% भूभाग पर, ठीक है। विशाल गंगा मैदान, मैदान और तटीय भाग। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से है। नदियां प्रतिवर्ष नवीन अवसादों का निक्षेप करती है, इसलिए मिट्टी की उर्वरा क्षमता हमेशा बनी रहती है। ये जो जलोढ़ मृदा है, ये 2 वर्गों में है। पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको हम कहते हैं गोरुड़। क्या कहते हैं? गोरुड़ या भूड़। और नवीन जलोढ़ मृदा, इसे हम क्या कहते हैं? माटा। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी में क्या अंतर है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, नवीन कांप का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसी मिट्टी को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह सामान्यतः से बांगर भूमि कहा जाता है, जैसा कि बांगर भूमि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थानों पे पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वो होती है जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, नवीन अवसादों का निक्षेप होता है। जैसे भारत के तराई क्षेत्र है, खादर क्षेत्र है, डेल्टाई भाग है, यहाँ पर नवीन या पूर्वी घाट पर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। कुछ पश्चिमी भाग में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं गोरुड़ या भूड़। पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है क्या? गोरुड़। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? माटा कहा जाता है। ठीक है, अब इस मृदा में जो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन का अभाव रहता है, कैल्शियम का अभाव रहता है, लेकिन फास्फोरस, पोटास जैसी मात्रा अधिक पाई जाती है। एक कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में यह जानी जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसका जो विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार स्टेट वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इस मिट्टी का विस्तार पंजाब, हरियाणा से लेकर के आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम तक राज्यों में मिट्टी काफी बृहद रूप में फैली है। ठीक है, अब यहां पर आप देखें तो ये जलोढ़ मिट्टी विस्तार है। ये पूरा बंगाल से लेकर उड़ीसा का तट, ये आंध्रा तट, तो कोरोमंडल तट, और कुछ पूर्वी घाट में भी, पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है। ये कभी गुजरात से लेकर थोड़ा विस्तार है,
इस आसाम वैली तक है, ये जलोढ़ मिट्टी है, एलोवेल सॉइल है। ठीक है, अब इधर रेड सॉइल है, ये कौन सी मिट्टी है? रेड सॉइल है। देखिए ये जो रेड सॉइल है आपका, है ना, तो रेड सॉइल जो है लाल मृदा, ठीक है, ये भारत की दूसरी लार्जेस्ट सॉइल है, दूसरा महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये भारत में लगभग 18% क्षेत्र में फैली हुई है। ये मृदा मूल चट्टानों से निर्मित है। क्या है? मूल चट्टानों से निर्मित है। मूल चट्टान का मतलब यह है कि जो प्रायद्वीपीय भाग के पठार है, अग्नेय राक्ष है, इनके विघटन और वियोजन से, चट्टानों के चूर से ऐसी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो मिट्टी लाल मृदा है, इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। क्या है? लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। अब इसमें जो है इसका विस्तार, तो विस्तार जो है मुख्यतः तमिलनाडु और केरल, जिसमें सबसे अधिक विस्तार जो है, सर्वाधिक क्या है? तमिलनाडु। पूछा गया है कि लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किसका है? तमिलनाडु। इसका इसकी इस मिट्टी में ये मृदा मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। मोटे अनाज के लिए उपयोगी है। अब आप सोच सकते हैं, आजकल सुपर फूड या त्रियन या मोटा अनाज, इसकी काफी चर्चा चल रही है, बहुत पौष्टिक होता है। भारत मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर शोर से प्रयास कर रहा है। इसका घरेलू और वैश्विक स्तर पर डिमांड भी है, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति है। वो आदर्श स्थिति हमारी क्या है? रेड सॉइल है। रेड सॉइल भारत का सेकंड लार्जेस्ट सॉइल के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्रों में है, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक विस्तार जो है तमिलनाडु में है, इसके बाद केरल में है। लौह ऑक्साइड की मात्रा है, इसमें 4-5 प्रश्न आप लाल मिट्टी से बनता है। ये 4-5 प्रश्न आप जाने रहिए। पहला कि यह मिट्टी जो है मूल चट्टानों से निर्मित है। कौन सी मिट्टी मूल चट्टानों से? लाल मिट्टी। यह भारत की दूसरी बड़ी मिट्टी, 18% के आसपास पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। लौह ऑक्साइड पाए जाते मोटे अनाज के लिए। ये 4-5 पॉइंट अगर आप जान लिए तो लाल मिट्टी के संबंधित क्वेश्चन आप समझ गए। अब इसके बाद आता है आपका जो है काली मिट्टी, काली मृदा। तो ये जो काली मिट्टी है, ये भी ये लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है। ठीक है, काली मिट्टी किससे है? लावा से। ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, धरातल पर लावा प्रकट हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ये जो काली मिट्टी है, इसका सर्वाधिक विस्तार जो है, सर्वाधिक विस्तार इसका आपका क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश छिटपुट रूप में मिट्टी पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? केरल में नहीं पाई जाती है, गोवा में नहीं पाई जाती, उड़ीसा में नहीं, झारखंड में नहीं। तो अब हमें यहाँ पर यह तय करना है दो चीजें कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक पूछे तो महाराष्ट्र, अगर कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक है, और आपका मध्य प्रदेश में, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अब यहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, पाई जाती है कहाँ नहीं, ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिए। ये मिट्टी ऐसी है जो लावा से निर्मित है। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा कहा जाता है। ये मृदा जो है ब्राजील के
टेरा रोसा, ब्राजील के टेरा रोसा मृदा के समान है। ठीक है, ये जो काली मिट्टी है इसे स्वतः जुताई मृदा कहा जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है? इसकी पहली विशेषता है कि मिट्टी जब गीला होती है तो चिपचिपा हो जाती है, सूखती है तो कठोर हो जाती है, इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई मृदा कहा जाता है। ये मिट्टी, इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं, लोहा सिलिकॉन के तत्व अधिक पाए जाते हैं। और ये मृदा जो है गन्ना एवं कपास, गन्ना और कपास के लिए काफी प्रमुख रूप से जानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी क्या है? किस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है? काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? इसकी क्या क्या विशेषता है? सूखने पर कठोर, गीला होने पर चिपचिपा हो जाती, स्वतः जुताई मृदा, इसे रेंगू मिट्टी कहते हैं। यह ब्राजील के टेरा रोसा मिट्टी के समान है और यह गन्ना और कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये काली मिट्टी के लिए हो गया। अब इसके बाद आता है आपका लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मृदा, ये देखिए जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित जो लेटराइट मिट्टी है, ये जलवायु से क्या होती है? सबसे अधिक। ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण आर्द्र आर्द्र वाले ढालू भूमि। ढालू भूमि मतलब पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी, इन भागों पर पाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि सभी पर्वतीय भागों में पाई जाए, ये वहीं पाई जाएगी जहां पर वर्षा अधिक होती है, तापमान उच्च होता है और ढाल युक्त होती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब आपके सामने ये पूछ सकता है कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जलवायु से प्रभावित होती है? तो वह हमारी मिट्टी कौन सी है? लेटराइट। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उष्ण शुष्क जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु दोनों में। तो उष्ण आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। अब भारत के किस भाग में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं और हाँ लग जाएगा, है ना। कॉन्सेप्ट यही है कि ये शुष्क भागों में नहीं पाई जाती है, आर्द्र भागों में पाई जाती है। मेघालय पठार पाई जाती है, पश्चिमी घाट पाई जाती है, पूर्वी घाट पाई जाती है। अरावली में नहीं पाई जाती। क्योंकि अरावली में नहीं क्यों पाई जाती है? वो भी पर्वतीय है, वो भी पठारी है, वो भी पर्वतीय पहाड़ी है, इसलिए नहीं पाई जाती। वहां वर्षा नहीं होती, तापमान तो है लेकिन वर्षा नहीं है। तो ये मिट्टी जो है बागाती फसलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बागाती फसलों के लिए उपयोगी है। अब जैसे पश्चिमी घाट है, वहां बागाती फसलें है, कहवा है, चाय है, रबड़ है, नारियल है, गरम मसाले हैं। पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र ऐसा है, मेघालय का पठार, तो बागाती फसलों की दी। तो इस तरह से मिट्टी जो है, भारत की 4 प्रमुख मिट्टियां वह है क्रमशः जलोढ़, लाल, काली और कौन सी? लेटराइट मिट्टी। अब आपको यहां देखना है, प्रश्न देख लीजिए। जैसे मृदा, ये मृदा और ये फसलें। अब मृदा जलोढ़ खाद्यान्न, लाल मोटा अनाज, काली गन्ना, कपास, लेटराइट बागाती। ठीक है, तो आपको 4 ठो मिट्टी, 4 ठो फसल और क्या कहेगा? सुमेलित करिए। ठीक है, तो आज जो मिट्टी के संदर्भ में कुछ चर्चा हमने कर दिया, आपको इन्हीं सब पॉइंटों पर ध्यान देने की आवश्यकता। अभी इससे आगे भी क्वेश्चन है, काफी मृदा से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। तो आप यहाँ तक ध्यान दिए, जितनी चीजें बताएंगे अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि मिट्टी से संबंधित प्रश्न
अधिकतम आपको मिल जाएंगे, गलत नहीं हो सकते। हाँ, जहां तक बता दिए हैं। अब इसके आगे जब बताएंगे तो उसको जब डिटेल से बता देंगे, ऑल ओवर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उतना अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप उठा के पेपर देख लीजिए, या पीछे जो पूछे गए या आने वाले प्रश्नों की जो संभावना उससे अधिक नहीं हो सकता है। और पढ़ना आपको ऐसे ही है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। पूछे गए प्रश्न पर मृदा से 100 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक टाइप के नहीं, सैकड़ों टाइप के प्रश्न बनते हैं, और सभी टाइप पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तब जाकर के आप भूगोल के प्रश्न को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि यही पूछा है यही पढ़ लो, तो ऐसा नहीं है। जो पूछा गया है उससे भी आगे कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें जानना चाहिए। चार्ट मिट्टी देगा, चार्ट तत्व देगा और कहेगा सुनिश्चित करो। आपको भी मृदा से समस्या पूछ लेगा, मृदा अपरदन की समस्या। मृदा में सबसे अधिक अपरदन किससे होता है? जल से होता है, वायु से होता है, वर्षा जल से होता है, किससे होता है? ये भी सब जानने की आवश्यकता है ना। तो मृदा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसकी चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय हिंद। क्या हाल चाल भैया? ठीक है।